हर कोई ये बात कर रहा है कि मीणा वोट आखिर जाएंगे किसको, हो क्या रहा है। कंवरलाल मीणा एक षड्यंत्र के तहत फंसे। अगर भाजपा उनके परिवार से किसी को खड़ा कर देती है तो फिर नरेश मीणा को मीणा वोट कितने मिलेंगे आपके हिसाब से? वो प्रमोद जैन भाया पूरी हाडोती को खा गया। वो प्रमोद जैन भाया जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन धाराओं में आरोप लगे हुए भ्रष्टाचार की गंगोत्री कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, गंगोत्री भाया कितना खाया, ऐसी बातें होती। नरेश मीणा जी वही है जो लगातार हाडोती में प्रमोद जैन भाया के साम्राज्य को चुनौती देते रहे। प्रमोद जैन भाया के राजनीतिक कैरियर को खत्म करने को लेकर वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि बीजेपी किसी को भी खड़ा करती है। कंवरलाल मीणा के साथ गलत हुआ ये तो पूरा हाड़ौती मानता है, और अगर मानता है तो बीजेपी को वो सहानुभूति वोट मिलेगा। मैं तो कैंडिडेट मान ही लेना बीजेपी का कोई अभी है। प्रमोद जैन भाया उस शांति धारीवाल के चरणों में गिरते हैं जो कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, रेप तो होगा ही। और दूसरा बल यह है कि माली वोट जो है वो अशोक गहलोत के इशारों पे चलता है, इस पे कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। तो ये दो चीजें उनके पास है, धन बल है और माली वोट है। क्या आपको लगता है ये चीजें अब काम करेगी? हर कोई ये बात कर रहा है कि मीणा वोट आखिर जाएंगे किसको, हो क्या रहा है। कंवरलाल मीणा एक षड्यंत्र के तहत फंसे। ये लगभग अंता में माहौल बना हुआ है और उसकी वजह से सहानुभूति वाला वोट मिलेगा। इसलिए नरेश मीणा भी ये बात कई बार कह चुके हैं कि मैं कंवरलाल मीणा के साथ जो भी हुआ गलत हुआ, मैं उस सबको मानता हूं। तो ऐसे में अगर भाजपा उनके परिवार से किसी को खड़ा कर देती है तो फिर नरेश मीणा को मीणा वोट कितने मिलेंगे आपके हिसाब से? देखो ऐसा है, अंता के चुनाव की चर्चा पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में है और एक बड़ा चुनाव है, उपचुनाव है। वर्तमान स्थिति में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी वहां घोषित कर दिया, प्रमोद जैन भाया। प्रमोद जैन भाया के घोषित करने के बाद में क्लियर हो गया कि कांग्रेस जो पार्टी है उनकी सोच अभी भी प्रमोद जैन भाया के ऊपर आके रुकती है। वो प्रमोद जैन भाया जो पूरी हाडोती को खा गया, वो प्रमोद जैन भाया जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन धाराओं में आरोप लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार की गंगोत्री कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, गंगोत्री भाया कितना खाया, ऐसी बातें होती थी। वो भाया जो पूरी हाडोती को खा गया। हाँ, ठीक है, अब इससे बड़ी बात तो मैं कुछ नहीं कह सकता। गांव के गांव खायर पूरी हाडोती को खा गया और पूरी हाडोती की जनता को जिस प्रकार से उन्होंने लूटा और परेशान किया, और उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने ऐसे आदमी भरोसा किया, तो एक बात तो तय हो गई कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो किसी आदिवासी युवाओं को आगे बढ़ाने की नहीं है, बाकी जो भ्रष्टाचार कर रहा है राजनीति में उसी को आगे बढ़ाने की है। और इसी के चलते उन्होंने प्रमोद जैन भाई पे भरोसा करा और इसी के चलते नरेश भाई या निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे, ताल ठोक रहे हैं, उनका पक्ष प्रमोद जैन भाया के टिकट के बाद में और मजबूत हो गया। क्योंकि नरेश मीणा जी वही है, सुनो सर, नरेश मीणा जी वही है जो लगातार हाडोती में प्रमोद जैन भाया के साम्राज्य को चुनौती देते रहे। प्रमोद जैन भाया के राजनीतिक कैरियर को खत्म करने को लेकर वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि प्रमोद जैन भाया ने गलत तरीके से वहां परेशान किया लोगों को। तो नरेश मीणा का पक्ष कांग्रेस ने ही मजबूत कर दिया प्रमोद जैन भाया को टिकट देके। पहली बात तो ये है। आज के स्थिति में मैं आपसे बात करूं कि कंवरलाल मीणा जी को लेकर जो भी घटनाक्रम रहा वो हमारे सामने, लेकिन अभी बीजेपी ने वहां प्रत्याशी तय नहीं करा है। बीजेपी प्रत्याशी तय अपने कहने से तो करेगी नहीं, अपनी बातों से भी नहीं करेगी। बीजेपी जब प्रत्याशी तय कर लेगी तो अपन उस पर बात कर लेंगे, लेकिन आज की स्थिति में बीजेपी का कैंडिडेट वहां पर कोई नहीं है। आज की स्थिति में सबसे मजबूत आदमी वहां नरेश मीणा है जो चुनाव अपन एक बात करते हैं कि बीजेपी किसी को भी खड़ा करती है। कंवरलाल मीणा के साथ गलत हुआ ये तो पूरा हाड़ौती मानता है, और अगर मानता है तो बीजेपी को वो सहानुभूति वोट मिलेगा। मैं तो कैंडिडेट मान ही लेना बीजेपी का कोई अभी है, लेकिन मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, वसुंधरा का अस्तित्व ही नहीं, वसुंधरा का वहां शक्ति हर कोई जानता है। वसुंधरा राजे उस कैंडिडेट के लिए कैंपेन अगर करेगी तो नरेश मीणा को कितना फर्क पड़ेगा, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये, प्रमोद जैन भाया ने जो कुछ भी किया होगा, बहुत कुछ किया है, यहां तक कि प्रमोद जैन भाया महेश जोशी के बाद दूसरा सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नेता माना जाता है, वो सब भी ठीक है। प्रमोद जैन भाया उस शांति धारीवाल के चरणों में गिरते हैं
जो कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, रेप तो होगा ही, लेकिन इस सब के बाद भी धनबल उन्हें जिताता है। और दूसरा बल यह है कि माली वोट जो है वो अशोक गहलोत के इशारों पे चलता है, इस पे कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। तो ये दो चीजें उनके पास है, धनबल है और माली वोट है। क्या आपको लगता है ये चीजें अब काम करेगी? देखो ऐसा है, लोकतंत्र में धनबल, बाहुबल जनता के बल के आगे फीका पड़ जाता है, और जनता का वहां मन है, जनता ने वहां मानस बना लिया है, और जनता चाहती है कि इस बार धनबल बाहुबल वाले को नहीं जिता के एक संघर्षशील व्यक्ति को हम जिताए, एक संघर्षशील युवा को हम साथ दे। और लगातार नरेश मीणा वहां छिपा बड़ों में चुनाव लड़े, फिर देवली में लड़े, तो उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। और उसी का परिणाम है कि वहां की जनता उनके साथ जुड़ाव महसूस कर रही है, और वहां की जनता भी चाह रही है कि इस बार प्रमोद जैन भाया के धन के आगे हम नहीं झुके, प्रमोद जैन भाया के बाहुबल के आगे हम नहीं झुके, और हम नरेश मीणा के चुनाव निकाले। और रही बात आप कह रहे हो मैडम की, कि मैडम प्रचार करती है, मैडम का क्या रहेगा, मैडम मजबूत नेता है हाडोती में। देखो मैं कह रहा हूँ कि मैडम ही नहीं, वहां भजन लाल भी प्रचार कर ले, वहां और भी इनके जो आला कमान है वो प्रचार कर ले, और राजस्थान की सारी लीडरशिप वहां उतर जाए, तो भी लोग वहां बीजेपी भरोसा नहीं कर रहे। क्योंकि अभी वर्तमान हालातों में वहां ऐसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि आज की स्थिति में लोग एक बात देख रहे हैं कि हमारे लिए कौन लड़ सकता है, कौन हमारे लिए आगे संघर्ष कर सकता है। और उस संघर्ष की कड़ी में, चाहे वहां सर्व समाज की बात बता रहा हूं मैं आपको, मीणा समाज की बात नहीं बता रहा कि मैं नरेश मीणा समाज से आता है, मैं मीणा समाज से आता हूं इसलिए मीणाओं की मैं बात करूं, मैं सर्व समाज के मन की बात बता रहा हूं आपको। सब लोगों के बात मन में चल रही है कि यार बहुत हमने यहाँ पे बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, और इन लोगों ने हाडोती के लिए कुछ नहीं करा। आप हाडोती जाना चुनाव में, अंता विधानसभा का चुनाव कवर करना, और वहां की सड़कें देखना आज भी टूटी हुई है, वहां के आप पानी की व्यवस्था देखना, लोकल जो घरों में लड़ाते हैं वहां के जो मुद्दे हैं वो देखना, वहां स्कूलों को देखना, वहां अस्पतालों को देखना, वहां सरकारी बस स्टैंडों को देखना, वहां यातायात की व्यवस्थाओं को देखना, तो आपको पता लगेगा कि वोट बैंक के नाम पे हाडोती की जनता को लूटने के अलावा भाजपा और कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। विकास और जनता चाहती है, सुनो सर, जनता चाहती है कि कोई आदमी जो हमारे मुद्दों की बात करेगा, कोई आदमी हमारे बच्चों के भविष्य की बात करेगा, कोई आदमी जो हमारे स्वास्थ्य की बात करेगा, कोई आदमी जो हमारे हकों की बात करेगा, हम उसके साथ लगेंगे। तो ना तो प्रमोद जैन भाया की चलेगी, ना बीजेपी की चलेगी। और आज के दिन में जो हालात बन रहे हैं, आज के दिन की जो स्थिति बन रही है वो नरेश मीणा के पक्ष में है। और अभी 14 तारीख को जब नामांकन भरेंगे, पूरे भारत में ही वो सबसे बड़ा नामांकन होगा उस दिन, और एक मैसेज चला जाएगा कि नरेश मीणा चुनाव जीत रहे। चलिए, मैंने आपकी सारी बात मान ली, अब अपन वसुंधरा राजे के आगे बात करते हैं। आप जितने नरेश मीणा के साथ हैं उतने ही हनुमान बेनीवाल के भी साथ हैं। ठीक बात है, लेकिन आप ये समझिए कि नरेश मीणा शहीद स्मारक पर इतने दिन बैठे, वहां हनुमान बेनीवाल नहीं आए, वो सिर्फ तब आए जब वो अस्पताल में भर्ती हो गए। हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। आज तक आरएलपी ने नहीं कहा कि मेरा कैंडिडेट नरेश होगा। एक कुंठा हनुमान बेनीवाल के मन में आज भी है कि टोंक से मैंने कहा था खड़े हो जाना, फिर भी वो नहीं हुए, तब वो 20,000 वोट नहीं जीते। अब दूसरी बात, क्या हनुमान बेनीवाल उनको मौका देंगे? और अगर नहीं मौका देंगे तो कोई नरेश मीणा के साथ क्यों नहीं आ रहा? इस साथ बात कर। देखो ऐसा है, कुंठा की तो मैं कोई बात नहीं मानता। हनुमान बेनीवाल जी हमारे बड़े भाई है, और हनुमान बेनीवाल जी हर संघर्ष में हमारे साथ दिखते हैं, चाहे वो एसआई भर्ती का मामला हो, चाहे झालावाड़ के मामले में, चाहे संसद में उन्होंने बात उठाई हो, और तमाम जहां भी न्याय की बात रही हो, वो हनुमान जी सबसे पहले पहुंचने वाले के तो सामने होते हैं नरेश के साथ। नहीं, सुनो सही मेरी बात है पूरी। हनुमान बेनीवाल जी हमेशा संघर्ष में साथ दिखते हैं, और मनोज मीणा का मन है कि जो व्यक्ति राजस्थान में सड़क की राजनीति करेगा, जो संघर्ष की राजनीति करेगा, जो जनता के हक अधिकारों की राजनीति करेगा, मनोज मीणा उसके साथ दिखेगा। मनोज मीणा को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि हनुमान बेनीवाल जी के साथ वो कितना रहता है, नरेश भाई की वो कितनी मदद करते हैं। मेरा मन ये है कि जो जनता के लिए लड़ रहा है, मनोज मीणा उसके साथ खड़ा है। और आप कह रहे हो कि हनुमान बेनीवाल जी उस समय शहीद स्मारक में नहीं आए, तो मैं आपको बता दूं कि हनुमान बेनीवाल जी उस समय राजस्थान में थे नहीं, साउथ इंडिया में थे, वो बाहर थे। और जब आना होता है ना हनुमान बेनीवाल जी को, दिल्ली से चल के आप पहुंच जाते हैं, ठीक बात और है, बहुत तेजी से पहुंच जाते हैं। सुनो सही मेरी बात, वो अपने बेटे
के लिए वहां पे कोई इशू थे उनके पारिवारिक, तो उनको बेटे को लेके वो बाहर थे, इधर कर्नाटक वगैरह कहीं बाहर थे, तो वहां गए हुए थे। मेरा मानना है कि हनुमान बेनीवाल जी फिर आए, उन्होंने मेरे को फोन करा कि मनोज जी क्या स्थिति है नरेश की। मैंने कहा भाई साहब अनशन उनका चल रहा है अस्पताल में। तो खुद हनुमान बेनीवाल जी ने मनोज मीणा को फोन करके कहा कि आप मेरे आवास पे आओ, नरेश मीणा से अपन मिलने चलेंगे। और हनुमान बेनीवाल जी मुझे लेके अस्पताल पहुंचे, हम दोनों गए, नरेश भाई से मुलाकात करी और नरेश भाई का हौसला अफजाई करा कि इस संघर्ष में कमजोर मत पड़ना, पूरी ताकत से लड़ो, आपके साथ में मैं खड़ा हूं। हनुमान बेनीवाल जी ने जो अस्पताल पहुंचकर नरेश भाई को भरोसा दिया, आप कभी नरेश भाई से बात करना, चलो वो भी कहेंगे कि बड़े भाई के सहयोग के रूप में, आशीर्वाद के रूप में हनुमान बेनीवाल जी का साथ हमेशा उनके साथ रहा। भरोसा दे दिया, टिकट क्यों नहीं दे रहे? टिकट के लिए भी अगर नरेश भाई कहेंगे तो हनुमान बेनीवाल जी तैयार है, ऐसी तो नरेश भाई क्यों नहीं कह रहे 35% मीणा वोट से आगे जाने के लिए इससे अच्छा कोई विकल्प है ही नहीं, क्यों नहीं कह रहे? देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, वो तो नरेश भाई को तय करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो नरेश भाई के संघर्ष में साथ हूँ। और हनुमान बेनीवाल ये कह चुके हैं कि नरेश नहीं तो कोई और सही, अगर वो कोई और मनोज मीणा हुआ तो? नहीं देखो ठीक बात है, हनुमान बेनीवाल जी अपनी पार्टी चला रहे, ठीक है, और पार्टी के लिए जरूरी होता है कि वो अपनी राजनीतिक रूप से अपने पृष्ठभूमि भी तैयार करे, 28 का चुनाव भी है और कैंडिडेट भी ढूंढे। और रही बात मनोज मीणा की, तो मनोज मीणा का कोई मन नहीं है चुनाव लड़ने का। मैं चाहता हूँ कि एक बार नरेश मीणा हमारे बड़े भाई है, वो एक बार विधानसभा पहुंचे, लंबा उन्होंने संघर्ष करा है, 20-25 साल उनको राजनीति में संघर्ष करते हो गए, उनकी त्याग तपस्या के बदले उन्हें कांग्रेस ने कुछ दिया नहीं है। मैं चाहता हूँ वो व्यक्ति एक बार विधानसभा पहुंच जाए, बाकी मनोज मीणा जो समय आएगा तो अपने आप विधानसभा पहुंच जाएंगे। 2 साल के लिए विधानसभा पहुंच के क्या करेंगे? आपको नहीं लगता अच्छा डिसीजन होता कि किसी और को खड़ा करके उसको जितवाते और 2028 में पूरी ताकत के साथ पहुंचते, उससे पहले डूंगरीबाद और जगह ताकत और बटोरते? ये सही डिसीजन नहीं होता? नहीं देखो ऐसा है, मुद्दों पे आप सही कह रहे हो कि लड़ना चाहिए, समय कम है, 2 साल की विधानसभा बची है, ऐसे मानो फिर चुनाव शुरू हो जाएंगे। तो मेरा मन ये है कि कहीं ना कहीं अगर नरेश भाई को लगा होगा कि अगर मौका मिल रहा है और अंता की जनता चाहती है कि विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए और विधानसभा पहुंचा जाए, तो ठीक बात है, उनका मन बन गया चुनाव लड़ने का और वो चुनाव लड़ रहे हैं पूरी ताकत के साथ में, पूरी मजबूती के साथ में। और आप जो सवाल कह रहे थे हनुमान बेनीवाल जी को लेकर, मैं आपसे ये कहूंगा कि हनुमान बेनीवाल जी हमेशा तैयार है। अब टिकट लेना नहीं लेना तो देखो नरेश भाई के ऊपर है, बाकी हनुमान बेनीवाल जी उनको छोटा भाई मानते हैं और हमेशा जब वो आवाज लगाएंगे तब हनुमान बेनीवाल जी खड़े मिलेंगे, तब मनोज मीणा भी खड़ा मिलेगा। हमारे ऐसा नहीं है कि यार कि आगे नहीं बढ़े, हम चाहते हैं कि बहुत उन्होंने मेहनत करी है और उनको अब उनका संघर्ष का परिणाम मिले और वो विधानसभा पहुंचे। और मेरा को जो लग रहा है वर्तमान हालातों में कि अभी वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का उनका मन है, और निर्दलीय चुनाव की तो स्थिति है कि आज के दिन वो बीजेपी कांग्रेस को हराकर विधानसभा पहुंचने की स्थिति में बिल्कुल है। एक और सवाल में थोड़ा कड़वा है, वो भी पूछूंगा। पूछो, सारे कड़वे सवाल पूछा आप तो। हाँ कि लोग ये कह रहे हैं और ये सच भी दिख रहा है कि 2 बहुत बड़ी कमी नरेश मीणा में। क्या कमी है? पहली कि वो अपनी बातों पे नहीं रहते। थोड़े दिन पहले वो बात कर रहे थे कि मैं तो सोशल नेता हूं, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी कभी चुनाव नहीं लड़े, मैं तो समाज के लिए करूंगा, और वो करते ही कुछ दिन में चुनाव लड़ लिए। पहली। दूसरी बात ये, उन्होंने कभी छबड़ा से लड़ा, कभी टोंक से लड़ा, जहां से मौका मिला वहां से लड़ा, एक जगह के नहीं हो पा रहे। तो जनता क्या ये नहीं सोचेगी कि आज यहाँ पर है, कल बड़ा मौका मिला वापस वहां चलेंगे? वो वफादारी कहाँ पर है? देखो ऐसा है, ठीक बात आपने कही है, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी बहुत बड़े नाम है और सामाजिक राजनीतिक चेतना की उन्होंने लड़ी गुर्जर समाज के लिए, गुर्जर समाज को उन्होंने आरक्षण दिलाया, गुर्जर समाज को उन्होंने जागरूक करा, ये हम सबको पता है। लेकिन कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला इस बात को समझते थे कि अगर मेरे को समाज को ताकत देनी है तो मेरे को राजनीतिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, कोई पद चाहिए होगा। आपके ध्यान हो तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी ने भी चुनाव लड़े थे, ध्यान में आप लड़े थे, भाजपा से लड़े और फिर छोड़ भी दिए। सुनो मेरी बात, जीतना नहीं जीतना जनता के ऊपर होता है, जिताना नहीं जिताना जनता तय करती है लोकतंत्र में, और वो चुनाव जीत नहीं पाए उस समय। यानी कि ये बात आप मानते हैं कि क्रांति वाला चीज अलग होती है और वोट वाली चीज अलग होती है। क्या यही नरेश मीणा के साथ रिपीट तो नहीं हो जाए? नहीं, अगर वो अपने आप को कंपेयर भी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से करते हैं। देखो ऐसा है, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी, मैं फिर कह रहा हूँ, बड़े नाम रहे, लेकिन उनको भी लगा कि राजनीतिक रूप से समाज को मजबूत करना है तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन नहीं जीतना। सुनो से मेरी बात, उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इसी प्रकार से
हम भी सामाजिक राजनीति कर रहे हैं, नरेश भाई भी सामाजिक राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब समाज का उत्थान करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो राजनीतिक रूप से भी मजबूत होना जरूरी है। और नरेश भाई को भी लगा होगा कि अंत में अगर चुनाव हो रहे हैं तो क्यों नहीं चुनाव लड़ा जाए, और जनता की आवाज को जो सड़क पे बैठ के कर रहे हैं उसको विधानसभा में बैठ के करा जाए। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने राजस्थान में विधानसभा, और देश में लोकसभा सबसे बड़ी पंचायत है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मेरे सर्व समाज का भला, मेरे कार्यकर्ताओं का जो मैं उद्धार कर सकता हूँ, तो जब तक मेरे पास कलम की ताकत नहीं होगी, मेरे पास पावर नहीं होगी भला करने की, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उनका भी मन है कि वो सामाजिक राजनीति के साथ में विधानसभा पहुंचे। और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने जो क्रांति करी थी, वैसा मन है कि वो भी कुछ उनके पद चिन्हों पे चले, हम भी उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, और मेरे को तो इसमें कोई खराब बात नहीं लगती। और आप कह रहे हो कि जन क्रांति और जो राजनीति है वोटों की, उसमें फर्क है। सही बात है आपकी, फर्क होता है। बहुत बार जनता ये चूक हो जाती है अच्छे आदमी के साथ में भी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला भी उस समय पार्लियामेंट पहुंचने चाहिए थे, और मेरा आज भी ये मानना है कि नरेश मीणा इस अंतर चुनाव विधानसभा पहुंचने चाहिए। और लेकिन कहीं ना कहीं अब जनता ने चीजों को समझा है कि जो क्रांति कर रहा है, जो असल में हमारे लिए लड़ रहा है, वो आदमी ठीक है और उसी की मदद करनी है। तो मेरे को लगता है कि जनता ने ये बात तय कर ली है कि इस बार नरेश मीणा को विधानसभा पहुंचाना है। क्रांति तो कर पाते हैं पर काम नहीं कर पाते, ये एक और आरोप लगता है। हनुमान बेनीवाल जैसे काम कर लेते हैं, हर पीड़ित का उत्थान कर लेते हैं, हर आंदोलन को एक उसके मुकाम पे पहुंचा देते हैं। नरेश मीणा कोई किसी काम को संपन्न नहीं कर पाए, कोई पीड़ित का काम नहीं करवा पाए। हल्ला बहुत हुआ, क्रांति बहुत हुई, पर वो काम नहीं हुआ, ये आरोप भी लगता है। देखो, मौका मिल जाएगा 2025 में विधानसभा पहुंचने का, तो मेरे को लगता है कि काम भी करें। तो कहीं ना कहीं इस पूरे इंटरव्यू में, इस पूरी बातचीत में एक बात तो बहुत अच्छी हो गई कि मनोज मीणा जो है वो अब राजनीतिक तौर पर कैसे डिप्लोमेटिकली जवाब देना है ये समझ चुके हैं। सुनो, मैं तो मन से जवाब देता हूँ, मैं कभी राजनीतिक डिप्लोमेसी नहीं रखता, जो मन में होता है वो भाव रखता हूँ, और वही बात करता हूँ जो जनता के मन की बात होती है। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन एनालिसिस आपने देखा, आपका क्या सोचना है, क्या होने वाला है अंत में, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।